Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। अगले आधे घंटे में हम आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ ऑनलाइन विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Vishal. A quick look at the headlines. Central government raises subsidy for Ujjwala Yojana beneficiaries from 200 rupees to 300 rupees per LPG cylinder. Also notifies constituting a national turmeric board. RBI's bi-monthly monetary policy committee meeting begins in Mumbai today. And key domestic share indices close around 0.5% down. Sensex finishes below 65,250. Nifty settles below 19,450 points. केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति बैठक मुंबई में आज से शुरू हुई और प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज। सेंसेक्स 65,250 और निफ्टी 19,450 अंक से नीचे हुए बंद। Market Mantra. सबसे पहले खबर कैबिनेट के निर्णयों से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी प्रति सिलेंडर 100 रुपए बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर करने को मंजूरी दी है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच फैसले के लिए अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दी है। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। विश्वविद्यालय की स्थापना 889 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मुलुगु जिले में की जाएगी। नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि जनजातियों के लाभ के लिए जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए किराएदारी विनियमन 2023, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव किराएदारी विनियमन 2023 और लक्षद्वीप किराएदारी विनियमन 2023 के लिए अध्यादेशों की घोषणा के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। इन अधिसूचनाओं से केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में परिसर किराए पर देने के लिए मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सकेगा। And to discuss the stories, we are joined by business analyst Jayanta Das. Jayanta, welcome to the program. Thank you very much. Wonderful. So Jayanta, it's also our first headline, and also Vishal just read the story. So the first one in that, the Ujjwala Yojana beneficiaries. So the Union Cabinet has approved an increase in LPG subsidy, raising it from the current 200 rupees per cylinder to 300 rupees per cylinder. And this is for the beneficiaries under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. So just a little clarity for everybody, because LPG is something which is a household item for most of India. What does this imply, and whom is this benefit going to go to? Well, obviously,
there is a list of people under whom this particular scheme is applied. And I think in terms of, with the inflation rates also dropping from here on, dropping would be the wrong word, softening rather should I say, I believe this particular subsidy would lead to finally the Ujjwala beneficiaries to pay around 603 rupees for a 14.2 kilogram LPG cylinder. So obviously it would leave some headroom in terms of managing domestic budgets. And as I said, with the inflation remaining at these levels and softening from here on, this particular move would help in better planning as the busy season hits. जी जयंता, इस ये जो सब्सिडी सरकार ने बढ़ाई है, 100 रुपये बढ़ाई है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए, इसका जो वित्तीय भार जो है वो सरकार अपने ऊपर लेगी या ये तेल विपणन कंपनियों की तरफ जाएगा? देखिए, ये सरकार ने अपने तरफ से लेंगे। करीबन 7,680 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन है जो सरकार सब्सिडी तौर से देंगे। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इट विल बी पास्ड ऑन, दिस इज वन पार्ट। लेकिन अगर आप सब्सिडी का कौन बिलिंग फुट करेंगे, अगर उस पर अगर आप बात करें तो हमें बहुत जरूरी है समझना कि ये सब्सिडी का फायदा किसका तरफ जा रहा है। जी मैं मानता हूँ कि करीबन 75 लाख फ्रेश कनेक्शन भी अप्रूव हुए हैं, एडिशनल उज्ज्वला कनेक्शन पहली बार से, और टोटल बेनिफिशियरीज करीबन 10.35 करोड़ है। तो आंकड़े का रूप से ह्यूज। और जैसे मैंने कहा कि उपभोक्ताओं का रूप से ये कहीं ना कहीं जितना भी हमारा लोअर मिडिल क्लास सेक्टर्स है या जिनका वाकई बहुत जरूरत है ये सब्सिडी का, वहां तक जाके पहुंचेंगे। और साथ में ये देखते हुए कि मुद्रास्फीति में जो अलग से प्रेशर है, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं डिस्पाइट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सॉफ्टनिंग अ बिट, लेकिन इस दौरान खास करके एलपीजी सिलेंडर के दौरान जो काफी दुकानें हैं जो चलते, उनका भी शायद थोड़ा बहुत कुछ फायदा होगा, खास करके जो सिंगल एंटरप्रेन्योर शॉप्स है नुक्कड़ कोने में। Right. So this money is going to go again as DBT, as the other subsidy which was going, Yeah, right? absolutely. Yeah. Okay. The other cabinet decision, Jayanta, is about... Before, I just want to also add, Sure. because you specifically said what are the type of beneficiaries under this scheme. Right. I'm sure a lot of our listeners would know, but still, typically the scheme focuses on offering connections specifically also to women who are in the BPL category, to households who are in the SC/ST category, as well as जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अंत्योदय अन्न योजना हो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो, इन सब कैटेगरीज के लिए ये स्कीम फोकस होते हैं। तो आप हम शायद शहर में बैठ के इसका महत्व शायद उतना हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ भी लेंगे तो शायद उतना हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंट, उनका तरफ ये स्कीम एक्सेस होता है। और इस स्कीम के दौरान जो सब्सिडी करीबन 300 रुपए का करीब सब्सिडी आज का तारीख में जाकर पहुंचा है, इसमें बेशक कुकिंग के क्षेत्र में सबको पता है किचन का बजट ओवरऑल डिटरमाइन करता है हमारा देश में। किचन और शिक्षा, रसोई का बजट और शिक्षा का बजट ओवरऑल किसी भी हाउस होल्ड का ओवरऑल स्टेटस बताते हैं, और ये बहुत फर्क उन पर पड़ेगा। Right. जी जयंता दास, मंत्रिमंडल ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दी है। नदी जल बंटवारे को हम देखें तो राज्यों के बीच काफ़ी से लंबे समय से विवाद भी रहे हैं। ये जो आज जो मंत्रिमंडल ने शर्तों को जो मंजूरी दी है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं? देखिए, मोटी तौर से खास करके हमारा जो सर्दर्न स्टेट्स है, हम सबको पता है कि इनका माउंटेन फेड रिवर्स बहुत कम है, ज्यादातर रेन फेड रिवर्स है, राइट? क्योंकि ज्यादातर नदियां जो वहाँ पे बहता है वो स्नोक्लैड माउंटेन जैसे हमारे उत्तर भारत में वहां से नहीं आते हैं। तो साधारण रूप से जब भी जैसे इस साल हमने देखे हैं कि मानसून का जहां भी कमी हो, खास करके इरिगेशन के लिए या कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सच रिवर सोर्स। और हम सबको पता है, सिर्फ तेलंगाना आंध्रा नहीं, हम सबको देखे ये भी है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, केरल के बीच में एक बहुत लंबा विवाद है तरह तरह का नदियों लेके, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स लेके। और ये कहीं ना कहीं जाके इतना बड़े आंकड़े में पहुंचते हैं कि सिर्फ लोकली नहीं, पूरे राज्य में कहीं ना कहीं एक इशू हो जाता है। हम सबको पता है कि चुनाव का पहले भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि भाई रिवर वाटर शेयरिंग का कैसे रहेंगे। India is one of the fastest depleting water reservoirs in the world.
अगर आप देखें। और ये हमें समझना जरूरी है कि आज का विषय के बारे में ना सोच के आने वाला 25 साल पानी का स्थिति क्या रहेंगे, शेयरिंग क्या रहेगा, ये बहुत समझना जरूरी है। नहीं तो देश में हम सबको पता है द नेक्स्ट बिग इंटरनल वॉर जो है शायद वो पानी लेके हो, नॉट नेसेसरली ओनली रिवर बट बेशक पानी लेके हो। तो ऐसा स्थिति में मौजूदा हालत में मैं समझता हूँ कि सिर्फ जो आज का घोषणा वो तो है ही, इसके अलावा भी सारे सरकारों को, यहाँ पे सारे मतलब जो राज्य सरकार है, जो केंद्रीय सरकार भी है, एक ओवरऑल वाटर शेयरिंग पॉलिसी ब्रॉडली अगर 25 साल का या इवन 50 इयर्स का प्लान लेके अगर करा जाता है तो उसमें शायद बहुत फर्क पड़ेगा हम लोग का देश में। और खास करके ये जो विवाद चलते आ रहा है बेशक राज्य के बीच में, और इस विवाद का वृद्धि होना हमेशा हर 5 साल बाद जब इलेक्शन शुरू होता है, तो इसमें शायद कुछ कमी है। Right, absolutely. I think very valid points. We move on to our next story. The government today notified the constitution of the National Turmeric Board, which will focus on the development of the growth of turmeric and turmeric products in the country. The board will provide leadership on turmeric-related matters, augment the efforts and facilitate greater coordination with the Spices Board and other government agencies in the development and growth of the turmeric sector. Briefing the media in New Delhi, Union Culture and Tourism Minister G. Kishan Reddy said, the board will play an instrumental role in increasing awareness and consumption of turmeric and develop new markets globally to increase exports. He said it has a long pending demand of the farmers of Telangana. India is the largest producer, consumer and exporter of turmeric in the world. More than 30 varieties of turmeric are grown in India and it is grown in over 20 states in the country. The largest producing states of turmeric are Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. India has more than 62% share of the world trade in turmeric. Jayanto, what does it mean for our exports? Because the world now is really waking up to the benefits of turmeric. Well, there are two issues which I feel to be addressed here. One is obviously India's advantage globally in terms of being one of the largest producers. And secondly, the second issue is obviously the use and thereon the utility of turmeric, not only as a food product, but also as, a product which has a medicinal value, which has, we all know, it's an important skin product also, traditionally being used in our households and also in our marriage in terms of, they're getting rid of bacteria from the skin and things like that. The important part is, it's a long-run story. And if I may do a small diversion, see, turmeric should do to India what cornflakes has done to the US. Now, we all know that the conflict story ran in the early 1900s, where they thought that it was an important cereal to be introduced into breakfast. And there was a very long-drawn campaign, both on behalf of the government as well as on behalf of the private manufacturers of cornflakes, to bring it into a breakfast table as a necessary, important product to have during breakfast. Right. Now, whether it's helpful or not is the debate which is being done constantly and is still being argued out, that it has got a lot of sugar content and did not be what it is termed about. The advantage about turmeric is the debate of whether turmeric is helpful or not is not the question. The question is how we bring in the information of the importance of turmeric into our lives, both as a food product, as an ingredient, as a skincare product, as a medicinal equipment. So from this point, I guess the creation of this turmeric board will go a long way because it will have its objectives set. We know how the rubber board has, taken the rubber industry to huge levels. We know how the spice board, for example, plays a very critical role in our export sector too. But Indian spices were dominating for the last 300, 400 years. You know that. In case of turmeric, I guess the constitution of this board, and specifically as your Tory says, that it is elaborated that almost 20 states, that approximately 70% of the Indian states manufacturing turmeric in large quantities. So it's quite spread out and distributed in terms of farming. It's just not limited to a couple of states. So that I think will be a huge, long story and a huge leap for India if the turmeric board is able to take on this long-drawn objective. Right. Of, sharing the right information and thereon increasing its product value. But as I said earlier, in my first line of my comment, that carrying the information is the most necessary job of the turmeric board as now. Absolutely. जी
रुक करते हैं अगली खबर का। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी करेंगे। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वर्तमान में रेपो रेट 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और बैंक रेट 6.75% है। जयंता दास, फरवरी में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% किया था रिजर्व बैंक ने। क्या अब हम देखें इन्फ्लेशन को, अगर हम देखें मुद्रास्फीति को देखें तो लगातार अब चौथी बार ब्याज दरें जस की तस रहने की उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मौजूदा मार्केट में जो व्यूज है, खास करके करीबन आई थिंक 64-65 मार्केट जो फॉलो करता है ब्याज दर को, हम लोग का भी व्यूज लिया गया थ्रू अ सर्वे। तो ऑलमोस्ट 64 ऑफ देम हैव एग्रीड दैट शायद आरबीआई ये रेट इसी दर में रखेंगे। कम होने का कोई चांस है नहीं, और ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि हॉकिश पॉलिसी मेंटेन रहेगा। मैं मानता हूं कि डिस्पाइट द सॉफ्टनिंग ऑफ द इन्फ्लेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रेंट और साथ में फूड प्राइसेस का जो स्टेटस है इस वक्त, थोड़ा सा शायद कॉशन आरबीआई इस वक्त अपना बरकरार रखेंगे। और जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शायद ब्याज दर में 6.5% जो रेपो रेट है, नॉट ब्याज दर, जो रेपो रेट है वो बेशक उसमें बरकरार रहेगा। Moving on to our next story, Prime Minister Narendra Modi has lauded the PM Swanidhi scheme, which has crossed the milestone of 50 lakh beneficiaries. Replying to a social media post by the Housing and Urban Affairs Ministry, the Prime Minister said the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme has not only made the lives of street vendors easier, but has also given them an opportunity to live with dignity. PM Swanidhi is a central government scheme to facilitate street vendors with the objective of providing working capital loans of up to 10,000 rupees at a subsidized rate of interest, incentivize regular repayment of loans, and reward digital transactions. Jayanto, when the Prime Minister said that schemes and policies and the resources, of course, of the country to go towards the poorest in the country, towards the marginalized and towards those who are looking to eke out a living on a daily basis. This is a step in that direction? See, any government would always have a major objective of upliftment of the basic income standards for any structural class, Right. And typically, given India's societal and demographic structure, it's important that the schemes are designed in a way so that, it not only benefits, but also there is enough statistical evidence over a period of 5 or 10 years to move them from that particular level from which, they are at this point of time. Direct benefit transfers, subsidies, obviously subsidies are a huge debate anyway about how it's being, used and whether it's being directed or not. But direct benefit transfers and schemes where, you bring in an innovative sort of a way, not only to create jobs, but also to create entrepreneurs, even at the smallest level. And then further integrate it with your other schemes, like as you spoke out of digital payments being received and things like that, Right. Are a natural step to this direction. And I completely agree with you when you ask me whether it will help forwarding that cause. Of course it would. Right. अब बात करते हैं शेयर बाजारों की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,250 अंक के नीचे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,450 अंक से नीचे बंद हुआ। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांकों में गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 286 अंक लुढ़ककर 65,226 पर बंद हुआ और निफ्टी 93 अंक फिसलकर 19,436 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.52% की गिरावट रही और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.96% नुकसान के साथ बंद हुआ। Key domestic share indices today ended around 0.5% down. The BSE Sensex closed below the 65,250 mark, while the NSE Nifty ended below 19,450 points. Both indices fell marginally amid negative global cues. The Sensex finished 286 points down at 65,226, while the Nifty settled 93 points down at 19,436. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 1.52% and the small-cap index fell 0.96%.
In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 8 companies appreciated while 18 companies declined. Nestle India climbed 2.9%, HDFC Bank and Hindustan Unilever both gained 1.5% each. On the other hand, Axis Bank plunged 4.4%, SBI Bank declined 2.8%, and NTPC fell 2.5%. In sectoral indices at the BSE, 3 sectors logged gains while 17 fell. The IT sector gained 0.3%, Tech Index rose 0.2%, and FMCG added 0.1%. On the other side, Consumer Durable declined 2%, while Realty Index fell 1.8%. The power sector slipped 1.5%. The overall market breadth was negative as shares of 2,387 companies declined and 1,295 companies gained. A total of 113 shares remained unchanged. Jayanto, market is still consolidating and stabilizing. It goes up and comes down. It's following a regular pattern but kind of stabilizing somehow. Do you feel that? Well, obviously with the busy season kicking off, I'm happy the market, at this point of time, trying to mature around the 65,000 level. What's important to understand is obviously the state of US market would have an important bearing at this point of time as they are in the domestic markets, specifically with the US markets, having a deep dive yesterday. So taking a cue from there, the Asian markets also become weak, and we saw some opportunity. In fact, if you ask me very frankly, I was expecting a much more deeper correction today than what had happened. And I guess towards the end of the day, the market pulled up a bit because of maybe bargain hunters trying to come in as a fringe player. जी जयंता, हम देखें तो कल भी गिरावट रही थी बाज़ार में और आज भी गिरावट दर्ज हुई है 0.5% के करीब। ऐसे में ये जो एफपीआई जो हैं, इनका जो भूमिका है, एफआईआईज़ की जो भूमिका है, इनकी भूमिका आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने सितंबर महीने में एफआईआईज़ ने 14,786 करोड़ रुपए की इक्विटीज़ जो हैं बेच डाली हैं भारतीय बाज़ारों से। तो एफआईआईज़ क्यों अब यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं? देखिए, ये हमें समझना चाहिए, बढ़ते हुए ब्याज दरों में थोड़ा हमेशा मनी रीएलोकेशन होता है, फंड्स रीएलोकेशन, और ये कोई नई बात नहीं है। हमें ये समझना है कि डिस्पाइट दैट सेल ऑफ, द ह्यूज सपोर्ट बाय डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस and of course to some extent by the retail investors, stock markets had a fairly good run in the month of September. और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, it came in despite the stories of a bad monsoon. हम सबको पता है मानसून इस साल काफी बुरा रहा। तो ओवरऑल अगर इंडियन मार्केट के इस वक्त स्टेटस देखेंगे, खास करके गिवन द फैक्ट दैट सेक्टरली बैंक, ऑटो क्षेत्र, हालांकि ये दो क्षेत्र आज मार्केट का थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग होने का वजह था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए बैंक, ऑटो क्षेत्र, एफएमसीजी, साथ में आपका केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये सारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो है मार्केट को कहीं ना कहीं अच्छे दौर से पकड़ के रखा है, और जिस वजह से सेंसस की हम दौर देखे। जी, आज आईटी सेक्टर में हमें थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है। 0.3% आज वृद्धि दर्ज की है आईटी सेक्टर ने। ये काफी दिनों बाद कुछ एक पॉजिटिव हमें दिखाई पड़ रहा है आईटी सेक्टर में। देखिए, आईटी क्षेत्र में देयर विल बी अ सॉफ्टनेस, हम सबको पता था, और करीबन दुनिया भर में, विश्व भर में ये उम्मीद किया जा रहा था कि वो 12 से 18 महीने तक चलेंगे, और अभी इसका सिर्फ मिडिल टर्म ही चल रहा है उस क्षेत्र में। मैं कुछ फिनोमिनल रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आईटी क्षेत्र से, एटलीस्ट इस वित्तीय साल में। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इस दौरान जिन्होंने आईटी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, इस सेक्टर टू इन्वेस्ट इन फॉर द लॉन्ग टर्म, खास करके जो गुड ब्लू चिप्स है, 4-5 मार्केट लीडर्स एक साथ अगर हम कहें, हालांकि मार्केट लीडर्स 5 नहीं हो सकता, लेकिन टॉप 4-5 परफॉर्मर्स आईटी क्षेत्र में खास करके बहुत लार्ज कैप में एज वेल एज मिड कैप में, ये एक अच्छा स्तर है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। ये देखते हैं कि आने वाले 2-3 साल तक अगर मैं उसमें निवेश मतलब ओवरऑल निवेश मेरा जारी रहता है, तो इसमें रिटर्न्स काफी अच्छा आ सकता है। So you're saying 2 to 3 years is what is long term you're considering in Absolutely. For the IT sector, if you want to enter right now. this? Right. You earlier spoke about the US market affecting the Indian market, and of course that's always been there. And the US Fed has not ruled out further rate hikes. I mean, they're not willing to give any commitment on that. And of course, so we have FPIs and FIs wanting to say we'd like to stay invested in the US. And yet you said you had expected the Indian market to fall, and we've somehow not taken that
Do you think we've built it in? I'm saying somewhere, are we maturing and not so dependent on them? No, I think it's good to be dependent on each other. That's how global markets work. I don't think it's at all a good idea to be insulated and call ourselves mature. I would rather be, if not dependent, at least have a dynamic relation in terms of how markets world over, and that's how all global markets move. Right. If any market is moving in isolation, then something is seriously wrong in this market in today's world. Right. जी, और अब रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 24 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 106.78 पर कारोबार कर रहा था। चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर और सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डालें तो आज एशियाई शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.5% टूट गया और जापान के निकेई में 2.3% की गिरावट दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.4% और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.8% लुढ़क गए। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक सार्वजनिक अवकाश के कारण आज बंद रहा। उधर यूरोपीय बाजार दिन के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि लंदन का FTSE 100 0.1% के नुकसान में चल रहा था। A look at the US markets. The S&P 500 index yesterday closed at its lowest level since the 1st of June amid economic data underscored the view that the Federal Reserve may need to keep interest rates high. The Nasdaq Composite Index declined 1.9%, the S&P 500 fell 1.4% and the Dow Jones Industrial Average slipped 1.3%. Your views, Jantu, on the fact that when inflation carries on consistently for some time, there's a challenge that might become endemic or chronic. Do you think the US could have that fear? Well, obviously the recession fears are very real at this point of time. And I do believe that, there would be, some intervention at this point of time from here on. But what's important to understand is the job scenario is quite good at this point of time. So there are some conflicting reports on that sense. Right. We take a look at the oil prices. Brent crude fell today amid Saudi Arabia's announcement to continue crude output cuts to the end of this year, which is offset by demand fears stemming from macroeconomic headwinds. In intraday trade, Brent crude was trading at $89.30 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $87.50 per barrel when reports last came in. सोने चांदी की कीमतों की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 350 रुपए की तेजी से 56,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 80 रुपए बढ़कर 67,475 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजार की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,839 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी गिरावट के साथ $21.35 प्रति औंस पर चल रही थी। Jantu, quickly, your views on oil prices. There were some fears that they might just continue upward and go towards 100. Is that a fear, or will global demand and supply match it to keep it below? I think more than demand supply matching, I think the pressures on oil price will always remain downwards and upwards. Now, they have moved on to these levels because of the huge supply source cut, but still no one, actually was looking forward for $100, which even the producer countries were looking forward to. But I don't think that's not going to happen very soon. Right. और सोने की कीमतों की बात करें तो जनता आपसे यही जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि अब जो कीमतें हैं क्या ये यहाँ से और गिरता हुआ देखेंगे या अभी बढ़ने की कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं आगे जो एक त्योहारी सीजन आ रहा है। मेटल्स में खास करके सोना एंड चांदी आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश। थोड़ा बहुत बेशक इंट्रा मंथ या 1-2 महीने का करेक्शन देख सकते हैं, विच इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम इन एंड बाय। बट अगर आप 2-3 साल का अगर आपका अवधि रहे तो बेशक सोना चांदी दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Right. So thank you, Jantu. Thank you so much for coming on to our show. And now before we close, a reminder of the headlines. Central government raises subsidy for Ujjwala Yojana beneficiaries from 200 rupees to 300 rupees per LPG cylinder. Also notifies constituting a national turmeric board. RBI's bi-monthly monetary policy committee meeting begins in Mumbai today. And key domestic share indices close around 0.5% down. Sensex finishes below 65,250. Nifty settles below 19,450 points. And that's it in this program. Namaskar. नमस्कार।